हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अभी तक हमने इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जल विभव और परासरण, विसरण। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट यानी डीपीडी के बारे में अपन ने देखा। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और यह है अंतः शोषण। जिसे हम इम्बिबिशन भी कहते हैं। अंतः शोषण देखिए, ये एक प्रकार का विसरण होता है। विसरण है मतलब जल विभव यहां पे मायने रखेगा। जल अपने हायर लेवल से मतलब उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ जाएगा जल विभव के अंतर होने के कारण। और इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे एक मान लीजिए ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है, कोई ठोस है, और इसमें लिक्विड जो है ये धीरे धीरे इसके अंदर जाता जाता है। ये अपन डेली लाइफ में भी इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई सूखी हुई लकड़ी होती है या दरवाजे बारिश के समय में नमी को अवशोषित कर लेते हैं, पानी उनमें धीरे धीरे अंदर चला जाता है। तो ये एक्चुअली में अंतः शोषण की ही प्रक्रिया होती है। कोई ठोस पदार्थ, उसमें कोई जल अवशोषित होता जाता है, अंदर उसके जाता जाता है, जिसके कारण वो लकड़ी थोड़ी सी फूल जाती है। ये हमने देखा है बारिश के समय जो दरवाजे होते हैं वो आसानी से बंद नहीं होते, है ना, क्योंकि वो जो लकड़ी होती है वो फूल जाती है, क्योंकि वो नमी को, वो पानी को, वो जल को अवशोषित कर लेती है। ऐसे ही बीज भी होते हैं। बीज जो होता है हमें तो ऐसा बाहर से दिखता है कि वो सूखा हुआ है, पर अंदर वो जल उसमें कुछ मात्रा में तो होता ही है, क्योंकि जल अगर नहीं होगा तो वो अंकुरित नहीं हो पाएगा, उसमें वृद्धि भी नहीं हो पाएगी। तो ये सारे के सारे अंतः शोषण के एग्जाम्पल थे। तो अपन इसमें लिखते हैं यह एक प्रकार का विसरण है। और जल इसमें जल जो होता है वो प्रवणता के आधार पर गति करता है। प्रवणता के आधार पर मतलब अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर। ठीक है, तो ये प्रवणता के आधार पर करता है, गति करता है। अच्छा, इसमें कोई ठोस पदार्थ होगा जो जल को अवशोषित करेगा, जैसे कोलॉइड वगैरह होता है, तो वो जल को अवशोषित कर देता है। इसमें कोई ठोस या कोलॉइड जल को अवशोषित करता है। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ ना कुछ सांद्रता जो प्रवणता होती है उसका अंतर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अवशोषित जल एवं अवशोषक के बीच जल विभव अंतर होना चाहिए। ठीक है, मतलब अवशोषित होने वाला जल और अवशोषक यानी ठोस
इन दोनों के बीच में कोई ना कोई जल विभव का अंतर होना चाहिए। उदाहरण इसका, जैसे सूखी लकड़ी या बीज, ठीक है। और ये प्रक्रिया कई बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए भी उपयोग की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कुछ अगर दरार आ गई है, पत्थर के बीच में दरार आ गई है, तो वो दरार से जल अंदर जाता जाता है ना। और या तो फिर अपन क्या करते हैं कि एक बड़े से पत्थर में छोटा सा गड्ढा करके उसमें अपन लकड़ी लगा देते हैं, लकड़ी अंदर तक पहुंचा देते हैं। वो लकड़ी जो होती है वो वातावरण से नमी को, जल को अवशोषित करती जाती है, और जैसे जैसे वो जल को अवशोषित करेगी तो उसका साइज बढ़ता जाएगा, और साइज बढ़ेगा तो वो अंदर अंदर दरार करती जाएगी, जिसके कारण वो बड़ा पत्थर टूट जाता है। इस प्रक्रिया को बड़े पत्थरों को तोड़ने में इस प्रक्रिया को बड़े पत्थरों को तोड़ने में उपयोग करते हैं, ठीक है। कृषि के लिए भी, कृषि में भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीज का अंकुरण जो है वो पानी के कारण ही होगा ना। तो बीज काफ़ी दिखने में तो छोटा होता है और हमें ये लगता है कि बाहर से वो शुष्क है, सूखा हुआ है, पर ऐसा होता नहीं है, अंदर उसमें जल होता है। कुछ प्रतिशत में तो जल होना उसमें जरूरी है, आवश्यक है। अच्छा, अब एक चीज़ और, जैसे मैंने अभी बताया कि बारिश के समय अगर लकड़ी जल अवशोषित कर लेती है तो वो फूल जाती है। मतलब इस प्रक्रिया के कारण, इस प्रक्रिया के कारण उस पदार्थ का जिसमें जल अंदर जा रहा है उसका आयतन बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आयतन बढ़ रहा है मतलब अंदर पानी भी इकट्ठा होता जा रहा है, और क्योंकि जल की सांद्रता भी बढ़ती जा रही है तो वो अंदर से दबाव भी लगाएगा। तो इस प्रक्रिया के कारण आयतन बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है, और साथ साथ में कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो इस दौरान आयतन, दाब का बढ़ना एवं ऊर्जा निकलना भी होता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और ऊर्जा निष्कासित कुछ अमाउंट में, कुछ मात्रा में होती है। अब यहाँ पे अगर अपन पदार्थों के किस तरह के पदार्थ कौन से अच्छे इसमें जल को अवशोषित कर लेते हैं या कौन सा कम करता है, तो इसका कुछ अपन एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ क्रम देखते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा अच्छा जो माना जाता है जल को अवशोषित करने वाला, ये होता है फाइकोकोलॉइड। जो अपन ने कोलॉइड ऊपर लिखा हुआ है जो अपन ने कोलॉइड लिखा हुआ है उसी का एक वैसे ही एक टाइप है ये फाइकोकोलॉइड। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पेक्टिन। पेक्टिन के बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन के बाद आता है स्टार्च, और इसके बाद आता है सेलुलोज। तो ये एक क्रम है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो वाटर एब्जॉर्प्शन पावर, जो जल को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, ये होता है फाइकोकोलॉइड। उससे कम थोड़ा सा प्रोटीन, उससे कम थोड़ा सा पेक्टिन, फिर उससे कम प्रोटीन, फिर उससे कम स्टार्च, और फिर सेल्यूलोज। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए ये सतह है, ये कोई ठोस है, और यहाँ पे जल आकर अवशोषित हो रहा है अगर जल इसमें आके अंदर बैठ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में, यानी जल और इस आधार, ये जो ठोस है, इसके बीच में कहीं ना कहीं बंधता, यानी कोई ना कोई बॉन्डिंग देखी जाती है। पर ये बॉन्डिंग जो होती है ये काफ़ी कमज़ोर होती है, काफ़ी वीक होती है, और इसको आसानी से अपन अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपन इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
डीपीटी के बाद, विसरण दाब न्यूनता के बाद अपन ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है अंतःशोषण, इम्बिबिशन कहते हैं इसको। यह एक प्रकार का विसरण है। विसरण क्यों है? क्योंकि विसरण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पदार्थ जो है, जल जो है, वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है। प्रवणता के आधार पर होता है, यानी अधिक जल विभव से कम जल विभव की तरफ जाएगा। और इसमें कोई ठोस या कोलॉइड ये जल को अवशोषित करता है। अवशोषित जल जो होता है और अवशोषक, इसके बीच में विभव का अंतर होना चाहिए, जल विभव का अंतर होना चाहिए। सूखी लकड़ी, बीज, ये सब उदाहरण अपन देखते हैं। इस प्रक्रिया को बड़े पत्थरों को तोड़ने में उपयोग किया जाता है, यानी बड़े पत्थर तो तोड़ते ही है, साथ में कृषि में भी इस प्रक्रिया को काफी उपयोग किया जाता है, क्योंकि बीज, कृषि तो क्या है, मतलब बीज पर टोटली बेस्ड, तो वहां पे इसका उपयोग करते हैं, है ना। और इस दौरान आयतन, दाब बढ़ना और ऊर्जा निकलना, ये नॉर्मल प्रोसेस भी होते हैं। मैंने एक पदार्थों का सीक्वेंस क्रम लिखवाया है, जिससे हम देख सकते हैं कि कौन सा पदार्थ किस दर से जल को अवशोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा अंतःशोषण के बारे में। तो ये अभी देखा अपन ने अंतःशोषण के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लंबी दूरी तक जल का परिवहन। लंबी दूरी तक जल का परिवहन। देखिए, अभी तक अपन ने जो प्रक्रिया पढ़ी है, जैसे विसरण हो गया, परासरण हो गया, इनमें जो जल का परिवहन होता है ये एक लिमिटेड स्थान तक होता है, एक सीमित स्थान तक होता है। बहुत ज्यादा ऊंचे पादपों में विसरण के द्वारा पानी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि वो एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय प्रक्रिया में कितनी सांद्रता के कारण ऊपर तक जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अपन अगर विसरण की बात करें या एक निष्क्रिय परिवहन की बात करें, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए एक 50 माइक्रोमीटर की कोशिका है, मतलब एक कोशिका है जिसका व्यास है 50 माइक्रोमीटर, और इसमें इस कोशिका को पार करने में ये लगभग जल को 2.5 सेकेंड का समय लग जाता है। ठीक है, 2.5 सेकेंड, मतलब ये तो सिर्फ 50 मीटर है, 50 मीटर सिर्फ इतना सा डिस्टेंस कवर करने में 2.5 सेकेंड लग रहा है। मतलब अगर कोई पादप बहुत लंबा है, कई फीट ऊंचा है, तो आप सोच नहीं सकते कि कितना समय उस पानी को वहां पे जाने में लग जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अपन विसरण से या निष्क्रिय परिवहन के द्वारा पादपों में जल को ऊपर तक भेज सके। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई और प्रक्रिया काम करती है, और अपन पहले देखते हैं कि किस तरह से पादप में अंदर तक किन कोशिकाओं तक जल पहुंचता है, और उसके बाद वो जल कैसे ऊपर जाता है, ये अपन एक क्रम अनुसार, एक सीक्वेंस वाइज मैनर में पढ़ेंगे। तो जल को अंदर तक भेजने के लिए पहले तो मैं इसमें दो तरह के प्रोसेस की बात करूंगा, और उस प्रोसेस को बताने से पहले मैं एक छोटा सा पार्ट थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर उसको यहाँ पे थोड़ा समझाना दोबारा जरूरी है। देखिए, हमने जब एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल की संरचना देखी थी, तो उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था कि बाह्य त्वचा होती है ना। बाह्य त्वचा के बाद यहां पे वल्कुट कोशिकाओं की परत होती है। भाई आप ये समझ लीजिए, ये बताना मैं क्यों जरूरी यहां पे बोल रहा हूं। हम ये जानते हैं कि जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है, मुख्यतः जाइलम के द्वारा होता है ऊपर की तरफ। और हम ये भी पता है कि जो जाइलम है वो मूल में काफी अंदर तक, मतलब अंदर वाले हिस्से में होती है, लगभग केंद्र के आसपास होती है। मूल का जो अपन संरचना देखते हैं तो बीचों बीच के आसपास, वो ऑलमोस्ट उसके आसपास होती है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकती है, पर ये जो संरचना है इससे हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि जाइलम फ्लोएम यहाँ पे कहाँ पे है, और जल का परिवहन यहाँ कैसे होगा, ये भी अपन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद सबसे पहले बाह्य त्वचा होती है, यानी एपिडर्मिस। इसके बाद होती है कॉर्टेक्स, यानी वल्कुट कोशिकाएं, जो कुछ परतें होती हैं, कई परतें होती हैं, और इनमें अंतरकोशिकीय स्थान भी होता है। वल्कुट की जो आखिरी कोशिका होती है उसको अपन कहते हैं अंतस्त्वचा, यानी एंडोडर्मिस। और ये सिंगल लेयर, एक परती होती है, और बैरल आकार की होती हैं ये कोशिकाएं। ठीक है, इसके बाद यहां पे आता है परिरंभ। यहां पे अपन ने परिरंभ बनाया था, इसके अंदर की तरफ, अंतस्त्वचा की जस्ट अंदर की तरफ परिरंभ बनाया था। बेटा मैं सिर्फ ये रफ डायग्राम बना रहा हूं,
ये सारा डिटेल में अपन बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा उसको वैसे बिल्कुल नहीं समझा रहा हूँ। सिर्फ मुझे बताना ये है कि संवहन मंडल जो होते हैं वहां तक जल कैसे पहुंचता है और फिर ऊपर कैसे जाता है। अब यहाँ पे अंदर इसमें रूट्स में एग्जार्च कंडीशन चलती है। एग्जार्च कंडीशन मतलब जो प्रोटोजाइलम होगा, एग्जार्च कंडीशन में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है जो कि छोटा होता है थोड़ा सा, जैसे ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया, अंदर और बड़ा, अंदर और बड़ा, ऐसे ही यहाँ पे इस तरह से, ऐसे ही यहाँ पे भी इस तरह से, और ऐसे ही यहाँ पे भी इस तरह से। ये तो हो गया जाइलम की कहानी। और फिर इसके बाद यहाँ पे आती है फ्लोएम, कुछ ऐसे। तो ये एक मूल में अपन संवहन मंडल किस तरह से प्रेजेंट होते हैं ये मैंने बात की। अब इस पर आधारित अब अपन इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया मैं, यहाँ पे जो अंतःत्वचा है, यहाँ पे बीच बीच में सुबेरिन की एक परत बनती है, और सुबेरिन की परत बनने के कारण यहाँ परिवहन जो होता है ये काफी ज्यादा प्रभावित होता है। सुबेरिन की परत पूरे अंतःत्वचा में प्रेजेंट रहती है, कुछ जगह को छोड़ के। वो जो कुछ जगह वहां जो छोटी होती है उनको अपन कहते हैं मार्ग कोशिका, पैसेज सेल। बाकी पूरे में एक वो परत के रूप में प्रेजेंट होता है, और उसको अपन कहते हैं कैस्पेरियन पट्टिका, जो पूरी परत के रूप में हमको दिखती है, कैस्पेरियन पट्टिका। कैस्पेरियन पट्टिका एक बीजपत्री मूल, द्विबीजपत्री मूल में होती है। मार्ग कोशिकाएं भी दोनों में होती हैं, पर वो एक बीजपत्री मूल में ज्यादा विकसित, ज्यादा अच्छे से डेवलप रूप में देखी जाती हैं। तो अब इस पर आधारित अपन आने वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि परिवहन जो होता है, जल का जो परिवहन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है एपोप्लास्ट, एक तरीका है एपोप्लास्ट, और दूसरा है सिम्प्लास्ट। ये दो तरीके हैं जिससे जल का परिवहन होता है, और किसमें कैसे काम होता है ये अब अपन बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो एपोप्लास्ट पथ की बात करते हैं। अब एपोप्लास्ट पथ में समझिए, जैसे ये सबसे बाहर वाली एक परत हो गई, कौन सी, बाह्य त्वचा, ठीक है। अब इसके बाद शुरू होती है वल्कुट कोशिकाओं वाला पार्ट, ये वल्कुट कोशिका वाला पार्ट आ गया। फिर आता है अंतःत्वचा, ये अंतःत्वचा भी आ गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम यानी संवहन बंडल। ठीक है, मैंने एक परत बना दी, मैं इस डायग्राम में भी बता रहा हूं कि किस तरह से होता है। अब जल जो है, जल यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है, ये वाटर है। अब इस वाटर को अंदर तक पहुंचना है, मतलब अंदर जाइलम तक, यहां तक आना है। तो इसके पास जो है ये दो रास्ते हैं, और ये दो रास्तों को फॉलो करते हुए आता है। जैसे पहली बात मैंने कहा, जैसे ये यहां जाएगा, और इसको पार करने के बाद जो खाली जगह है वहां से होता हुआ ये आगे बढ़ के आखिरी तक पहुंचता है। इसको जब हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा सा आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे एपोप्लास्ट पथ में क्या होता है, एपोप्लास्ट पथ में यहाँ पे जल आया, और जल ने जो अंदर खाली जगह मिलती गई, ये खाली जगह से होता हुआ यहां तक पहुंचा, ये खाली जगह से होता हुआ यहां तक पहुंच रहा है, कुछ इस तरह से। मतलब जहां पे भी उसको स्थान मिलेगा वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये जल यहां अंदर आता हुआ दिख रहा है, जो कि बिल्कुल खाली जगह पे आगे बढ़ता जा रहा है, और जहां उसको रुकावट मिलेगी तो फिर वो आगे नहीं जा पाएगा। ये कहलाता है एपोप्लास्ट पथ। अब एपोप्लास्ट पथ में देखिए, क्योंकि ये किसी झिल्ली को पार तो कर नहीं रहा है, मतलब कोशिका के अंदर भी प्रवेश नहीं कर रहा है, तो इस अवस्था में हम इसे निष्क्रिय परिवहन का प्रकार कहेंगे। मतलब एपोप्लास्ट निष्क्रिय परिवहन फॉलो कर रहा है ना, तो यहां पे उसको किसी भी तरह की बाधा नहीं देखने मिल रही है, रुकावट नहीं देखने मिल रही है, और पादपों में जो जल का अवशोषण होता है और जल का जो परिवहन होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा प्रतिशत में एपोप्लास्ट पथ के द्वारा ही होता है। लगभग
90 से 95% तक जल का परिवहन एपोप्लास्ट पथ के द्वारा होता है। तो मैं यहाँ पे एपोप्लास्ट पथ के बारे में पहले आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। आप जल्दी जल्दी साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। एपोप्लास्ट पथ, इसमें जल अंतरकोशिकीय स्थान से होता हुआ अंतस्त्वचा तक, देखिए अभी इसने अंतस्त्वचा को पार नहीं किया है, अभी इसने एंडोडर्मिस को पार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पर अब एक सुबेरिन से बनी हुई परत उसको दिखी, जिसको अपन कैस्पेरियन पट्टिका कहते हैं। और सुबेरिन जो होता है, क्योंकि कैस्पेरियन पट्टिका में सुबेरिन होता है, तो सुबेरिन जो होता है वो परिवहन को नहीं होने देता। तो इसमें जल अंतरकोशिकीय स्थान से होता हुआ अंतस्त्वचा तक पहुंचता है। यह निष्क्रिय परिवहन दर्शाता है। निष्क्रिय परिवहन मतलब ये विसरण एक प्रकार का है, यानी हाई लेवल से, वाटर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जा रहा है। जल अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। ठीक है। अधिकांश जल का परिवहन और कितना, लगभग 90 से 95% एपोप्लास्ट द्वारा होता है। पर अब यहाँ पे समझने वाली बात जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यह जल अंतस्त्वचा तक आके रुक जाता है, क्योंकि वहां पे कैस्पेरियन पट्टिका मौजूद होती है। अंतस्त्वचा में कैस्पेरियन पट्टिका होने के कारण यहां पे भी मैं लिख देता हूं सुबेरिन के कारण कैस्पेरियन पट्टिका में सुबेरिन होता है, तो अंतस्त्वचा में कैस्पेरियन पट्टिका होने के कारण जल इसे पार नहीं कर पाता। यानी आगे का जो परिवहन है जल का, वो अब केवल और केवल सिम्प्लास्ट तरीके से होता है। ठीक है। तो इससे आगे परिवहन केवल सिम्प्लास्ट तरीके से होता है।
अच्छा, दूसरी बात इसमें कि इस तरह के परिवहन में किसी तरह की बाधा नहीं होती, और दूसरी बात कि जल का जो परिवहन है वो कम से कम बाह्य त्वचा से अंतः त्वचा तक कम समय में हो जाता है। परिवहन में कोई बाधा नहीं आती, और दूसरी बात कि परिवहन में परिवहन मतलब जल का परिवहन, परिवहन में कम समय लगता है। तो ये हो गया एपोप्लास्ट पथ। ठीक है, एपोप्लास्ट पथ में क्या हो रहा था, जो कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान है वहां से जल अंदर आ रहा था, बाह्य त्वचा से अंदर आता आता वो अंतः त्वचा तक आके रुक जाता है, अंतः त्वचा से वो आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि वहां पे कैस्पेरिन पट्टिकाएं होती हैं जो कि सुबेरिन की बनी होती हैं। सुबेरिन एक वसीय पदार्थ है जो जल के परिवहन को रोक देता है। किसी भी प्रकार की बाधा इस प्रक्रिया में नहीं होती, ये निष्क्रिय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। बाधा नहीं होती है और साथ साथ में कम समय भी लगता है। अधिकांश जल का जो परिवहन होता है वो इस प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, लगभग 90 से 95% तक। एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में, तो ये इससे जुड़ी जो भी जरूरी जानकारी है वो मैंने आपको दी। अब दूसरा तरीका अपन देखते हैं, दूसरा प्रोसेस है सिम्प्लास्ट पथ। तो दूसरा परिवहन सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ में अब जो कोशिकाएं हैं, देखिए जैसे ये थी बाह्य त्वचा, इसके बाद थी वल्कुट कोशिकाएं। उस डायग्राम में मैं नहीं समझा रहा हूं क्योंकि एक साथ मिक्स हो जाएंगी चीजें। ये वल्कुट कोशिकाएं, यहां पे थी अंतः त्वचा और अंदर जो उसका पार्ट है वो बना हुआ। ठीक है, अब समझाने के लिए देखिए सिम्प्लास्ट पथ में क्या होता है। सिम्प्लास्ट पथ में जल यहां पे प्रेजेंट है, ये जल है पूरा। अब जल को अंतरकोशिकीय स्थान से यहां कोई मतलब नहीं है, जल को यहां पे अंतरकोशिकीय स्थान से कोई मतलब नहीं है, और जल हर जगह जहां उसको आगे बढ़ना है, जिस तरीके से आगे बढ़ना है वो वैसा आगे बढ़ता जाएगा। जहां पे भी उसको जगह मिलेगी वो अंदर जाता जाएगा, कहीं से भी कैसे भी होते हुए। मतलब ये कोशिकाओं को पार करके अंदर अंतः त्वचा तक पहुंचता है। अब देखिए दिक्कत क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका, जैसे ये एक वल्कुट कोशिका हो गई, जैसे ये एक कोशिका है, और हमें ये पता है कि पादप कोशिका में लगभग 90% आयतन में जो फैली हुई कोशिकांग होती है वो कौन सी होती है, राजधानी। तो ये 90% कोशिकांग फैला हुआ है इसमें, ये वैक्यूल है। ठीक है, दूसरी बात ये कि दो कोशिकाएं आपस में कुछ जंक्शन के द्वारा जुड़ी होती है, दोनों के बीच में कुछ छिद्र होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रव्य तंतु। ठीक है, तो जीव द्रव्य तंतु के द्वारा भी ये कोशिका जल जो होता है यहाँ पे पार करता जाता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए जल यहाँ पे आ रहा है, अब ये जल यहाँ कोशिका में प्रवेश करेगा तो उसको वैक्यूल से, राजधानी से पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर एक कोशिका से जल को दूसरी कोशिका में जाना है तो वो इसको भी पार करेगा और इसको जो जगह मिलेगी वहां से होता हुआ ये अंदर जाएगा और निकलता हुआ आगे बढ़ेगा। तो ये एक थोड़ी सी कठिन, एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया होती है। भाई वहां तो अंतरकोशिकीय स्थान मिल रहा है, रोकने वाला कोई नहीं है, चीजें चली जा रही है चली जा रही चली जा रही है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कोशिकाओं को उसको पार करना हो रहा है, जीव द्रव्य तंतु को उसको पार करना हो रहा है, और हम ये समझ रहे हैं कि अगर इस तरह की बाधा उस प्रक्रिया में देखने मिल रही है मतलब वहां पे एटीपी का उपयोग होगा। मैंने आपको कोशिका वाले चैप्टर में बताया था कि वैक्यूल जो होता है, राजधानी जो होती है, इसके ऊपर का जो आवरण होता है, इसके ऊपर जो एक झिल्ली होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट है, और ये जो टोनोप्लास्ट होता है ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत पदार्थों का परिवहन भी कराता है। सांद्रता प्रवणता के विपरीत, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में टोनोप्लास्ट के थ्रू मूवमेंट होता है
और एटीपी खर्च करके ये चीजों को आगे बढ़ाता है। तो ऐसे यहां पे भी होगा। तो कुल मिला के पादपों में अंतस्त्वचा त्वचा के अंदर जो पानी आएगा वो सिम्प्लास्ट तरीके से ही आएगा, बस अंतस्त्वचा त्वचा के बाहर तक या तो वो एपोप्लास्ट से आएगा या तो वो सिम्प्लास्ट से आएगा। ठीक है, तो अपन इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इसमें जल कोशिका में प्रवेश करता है। जल राजधानी को पार करता है। जीव द्रव्य तंतु के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। जीव द्रव्य तंतु के द्वारा एक कोशिका से वो दूसरी कोशिका में जाता है। परिवहन के दौरान बाधाएं आती हैं। बाधाएं मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई पदार्थ सामने आ गया फिर उसके साइड से वो निकलेगा या उसको पार करके निकलेगा, तो इस तरह की बाधाएं भी आती रहती हैं। या वैक्यूल जो आ गया, राजधानी जो बीच में आ गई, या झिल्ली, कोशिका झिल्ली बीच में आ गई, उसको भी उसको पार करना है, तो ये सारी चीजें उसके सामने आती रहती है। तो परिवहन में बाधाएं जिससे जल की गति भी प्रभावित होती है। ठीक है, परिवहन में बाधाएं आती हैं जिससे जल की गति भी प्रभावित होती है। अच्छा, इसमें जो जल का परिवहन होता है, जल का परिवहन कम मात्रा में होता है। जल का परिवहन कम मात्रा में होता है और लगभग ये 5 से 10% तक होता है। ठीक है, कई जगह आपको 4%, 5% भी लिखा मिलेगा, तो वो सही है। काफी कम मात्रा में परिवहन जल का इसके द्वारा होता है। परंतु अंतस्त्वचा के आने के बाद, मतलब अंतस्त्वचा के बाद केवल सिम्प्लास्ट ही एक ऐसा तरीका है जिससे जल का परिवहन होता है। अंतस्त्वचा के बाद केवल सिम्प्लास्ट तरीके से ही जल का परिवहन होता है। केवल सिम्प्लास्ट पथ से ही जल का परिवहन होता है। अब अगर ये वैक्यूल को पार करता है तो और ज्यादा समय लगता है, अगर ये वैक्यूल को पार नहीं करेगा तो थोड़ा कम समय इसको लगेगा। तो ये हो गया एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पथ के बारे में। अब अगर इसमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, अंतर बताने के लिए आता है, तो अपन अंतर बता सकते हैं कि एपोप्लास्ट पथ में जो पदार्थ होता है वो आसानी से मूव कर जाता है, इसमें उसको बाधाएं देखनी पड़ती है।
वहाँ पे वो राजधानी को पार नहीं करेगा, यहाँ पे वो राजधानी को पार भी करता है। ठीक है, वहाँ पे जल का परिवहन जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, यहाँ पे जल का परिवहन कम मात्रा में होता है। तो इस तरह के अंतर अपन वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं। पादपों में परिवहन जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है और कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको चलना होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये कुछ ऐसे एसोसिएशन होते हैं, कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिसके कारण पादपों में जल जो होता है मूल के आसपास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाता है। इसी में से एक संबंध है जिसको अपन कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा संबंध है कवक यानी फंजाई, फफूंदी, और जो उच्च पादप है उनकी मूल जो होती है, उच्च पादपों की मूल, इनके बीच का संबंध है माइकोराइजा। कवक और उच्च पादपों की मूल के बीच में जो संबंध है उसको अपन कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा का फायदा क्या है पादप के लिए और कवक के लिए भी क्या फायदा है, देखिए इसमें जो जड़ होती है, जो मूल होती है, ये माइकोराइजा को शर्करा और नाइट्रोजन देती है। ठीक है, जो जड़ है, मूल है, ये माइकोराइजा को शर्करा और नाइट्रोजन देती है। मूल शर्करा नाइट्रोजन माइकोराइजा को देती है। माइकोराइजा मतलब कवक, कवक को देती है। अब कवक क्या इसको फायदा देता होगा? कवक क्या करता है? कवक इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जल को अवेलेबल उपलब्ध कराता है और साथ साथ में कुछ खनिज तत्व भी इसको प्रदान करता है, देता है। तो यहां पे जो कवक है, कवक मूल को जल और खनिज उपलब्ध कराता है। तो ये एक ऐसा संबंध है जिसके कारण कई जो उच्च पादप हैं उनमें बहुत अच्छे से वृद्धि हो रही है। कई पादपों में तो बिना माइकोराइजा के उनमें वृद्धि होती ही नहीं है। जैसे चीड़ पादप जो होता है, जो चीड़ पादप होता है, इसका जो बीज होता है वो अंकुरित ही नहीं होता बिना माइकोराइजा के। चीड़ पादप का जो बीज है वो बिना माइकोराइजा संबंध के अंकुरित नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पानी जो है वो और खनिज जो है वो ये इसके द्वारा ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। चीड़ पादप का जो बीज है वो बिना माइकोराइजा संबंध के वृद्धि, अंकुरण नहीं कर पाता। इसके अलावा ये जो मूवमेंट हो रहा है, चाहे एपोप्लास्ट हो या सिम्प्लास्ट हो, खास करके सिम्प्लास्ट जो मूवमेंट होता है ये अपन कुछ पादपों में आसानी से देख सकते हैं। जैसे हाइड्रिला जो होता है, हाइड्रिला का जो लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें जो मूवमेंट होता है हम इसको आसानी से सिम्प्लास्ट पद के कारण देख पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल है, आप लिख लीजिए। हाइड्रा का जो लवक होता है उसमें भी सिम्प्लास्ट पद के कारण हमें वहाँ पे मूवमेंट जो उसका परिवहन होता है, हिलता डुलता है, वो भी हमको वहाँ पे अच्छे से दिखाई दे देता है। तो ये हमने इस लेक्चर में कुछ टॉपिक ऐसे डिस्कस किए जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जल का परिवहन हो रहा है। ठीक है, और इसके आगे हम अब आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो ऊंचे पादप होते हैं, जो लंबे पादप होते हैं, उनमें जल ऊपर तक किस तरीके से जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही और मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। थैंक यू।